माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ डेरिवेशन आती है, ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता है हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में। इसके बारे में डिस्कस करो, एज इट इज़ डेरिवेशन आती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट्स दिमाग में होने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो सब चीज़ें मैं आपको साथ साथ ही बता दूंगा जैसे जैसे हम करेंगे इसको। पहले सिंपली एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख ले कि क्या क्या है उसमें, ठीक है। देखिए, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट में एक इंटरफेरोमीटर यूज किया जाता है। दैट इंटरफेरोमीटर इज कॉल्ड फेबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर। आप ऑप्टिक्स का जब सब्जेक्ट पढ़ोगे इन द कमिंग सेमेस्टर्स तो वहाँ पर आपको ये इंटरफेरोमीटर पढ़ाया जाएगा, फेबरी पैरेट बोलते हैं इसको। मैं वो सेम इंटरफेरोमीटर बता रहा हूँ। इंटरफेरोमीटर क्या होता है, देखो आपने यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट पढ़ा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के रिगार्डिंग, और आपने वहाँ पे प्लस 2 में देखा कि जब लाइट दो आइडेंटिकल सोर्सेज से ट्रेवल करके स्क्रीन पर पहुँचती है तो स्क्रीन पर एक पैटर्न सा बन जाता है। वहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा होते हैं और मैक्सिमम मिनिमा के साथ हम पैटर्न की फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो जो पैटर्न बनता है वो बनता है पाथ डिफरेंस के कारण। पहले थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूं, फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताता हूँ। बहुत आसान है। जैसे ये स्क्रीन है हमारे पास, एक यहाँ पे दो सोर्सेज होते थे, टू आइडेंटिकल सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट यहाँ से ट्रेवल करती है और इस पॉइंट से, यहाँ एक सोर्स से पहले ये दो सोर्सेज बनाए जाते थे, S1 S2, और ये स्क्रीन है ना। अब स्क्रीन पर जो पॉइंट P है, एक तो ये मिड पॉइंट ले लो, इसके सामने एक पॉइंट O होता था, यहाँ पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती थी। वो ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमा तभी बनता है क्योंकि जो भी दो लाइट रेज यहाँ पे पहुंच रही हैं, एक ये पहुंची और एक ये पहुंची, दे आर ट्रेवलिंग इक्वल पाथ, तो देयर इज नो पाथ डिफरेंस। जब पाथ डिफरेंस नहीं होता ब्राइट फ्रिंज बनती है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसकी कंडीशन होती है कि जो पाथ डिफरेंस है इन दोनों लाइट रेज का डेल्टा, वो कितना होना चाहिए, n लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। दिस इज द कंडीशन फॉर पाथ डिफरेंस। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज द पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस 0 है ना, देखो इस लाइट ने भी उतना ही पाथ ट्रेवल किया है, S1O S2O। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना ज्योमेट्री से बराबर आएंगे दोनों ना, तो पाथ डिफरेंस 0 है। पाथ डिफरेंस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग भी यहाँ n 0 से स्टार्ट होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी ब्राइट फ्रिंज मिलती है। लेकिन अगर आप कोई और पॉइंट P देख लो, इस P पॉइंट पर भी दो वेव्स पहुंची हैं, सारी इकट्ठी पहुंचती हैं ऐसे इंटरफेरेंस में, सारी लाइट वेव्स इकट्ठी स्क्रीन पर पहुंचती हैं। अब अगर इस पॉइंट पर ये जो दो वेव्स पहुंच रही हैं, अगर एक का ट्रफ पहुंचा दूसरे का क्रेस्ट पहुंचा, अगर ऐसा हो गया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। मैक्सिमा ऐसे होता है ना, ये वेव होती है, तो अगर आप इसमें ऐसे ही ऐड कर दो तो एम्पलीट्यूड दोनों के ऐड हो जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर उनमें पाथ का डिफरेंस हो, जैसे एक ये वेव है दूसरी इसकी बिल्कुल ऑपोजिट, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ना 0 आ जाएगा, देयर विल बी नो वेव इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो मैं बता रहा था कि अगर यहाँ पर मिनिमा का पॉइंट है तो फिर इन दोनों में पाथ डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा बता ही देते हैं। S1 से अगर आप परपेंडिकुलर फेंकोगे ना यहाँ पे इस रे पे, तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है दैट इज डेल्टा, पाथ डिफरेंस। अगर वो पाथ डिफरेंस बच्चों डेल्टा जो ज्योमेट्री से कैलकुलेट होता है, डेल्टा ज्योमेट्री से कैलकुलेट होता है, और अगर वो 2n+1 λ/2 के बराबर हो जाए, n स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो उस केस में वहां पे मिनिमा होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो बेसिकली वेव का कौन सा हिस्सा उस पॉइंट पे पहुंच रहा है, दोनों वेव्स का, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे ब्राइट लाइट होगी या डार्क फ्रिंज होगी, उस पर डिपेंड करता है। तो इंटरफेरेंस जो है वो आपको बता देती है कि किस तरह का पैटर्न बनेगा। अब माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट में फेबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर यूज किया गया, और जो रिजल्टेंट वेव्स पहुंची हैं जहां पे हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन वहां पे लगाई जाएगी। देखिए क्या क्या होता है इनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। एक मिरर होता है यहाँ पे M1, और यहाँ पर एक लाइट का सोर्स होता है, और आपको पता ना इंटरफेरेंस करने के लिए आपको हमेशा दो सोर्सेज चाहिए लाइट के, आपको दो आइडेंटिकल सोर्सेज चाहिए, वहीं से लाइट आएगी तभी तो उन दोनों की मिक्सिंग होगी, इंटरफेरेंस होगी। तो लाइट ट्रेवल करती है ऐसे, सीधा जाती है यहाँ से, और यहाँ पर एक ना ग्लास प्लेट लगा दी जाती है। ये ग्लास की प्लेट है, ग्लास स्लैब इमेजिन कर लो आप, ये ग्लास की प्लेट है, इसको आप ग्लास स्लैब इमेजिन कर लो। अब ये जो प्लेट है, जब लाइट इस पे गिरती है ना, यहाँ पे ऐसे गिरी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होती है, थोड़ी सी ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, फिर ये ना पार्शली सिल्वर्ड है, इसके बारे में बता देते हैं। 45 डिग्री पे लगी हुई है, एंड दिस ग्लास प्लेट इज पार्शली सिल्वर्ड।
लेट मी राइट, पार्शियली सिल्वर्ड या पॉलिश्ड। मतलब यह क्या करती है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करवाती है, जैसे लाइट एक बार यहाँ से बेंड हुई और फिर दोबारा बेंड होगी फिर आगे चली जाएगी, तो कुछ पार्ट लाइट का ये रिफ्लेक्ट करवा देती है और कुछ यहाँ से, ये वाला जो सरफेस है ना पॉलिश्ड है, ऐसे मिरर जैसा ही है, लेकिन वो बिल्कुल पॉलिश नहीं है, ट्रांसपेरेंट भी है साथ में, क्योंकि कुछ लाइट का पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, आगे चला गया ट्रांसमिट हो गया, और कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, ऐसे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बनेगा, उस हिसाब से यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी लाइट और फिर रिफ्लेक्ट होकर ना इस मिरर पे स्ट्राइक करती है लाइट, ऐसे ऊपर की तरफ चलेगी लाइट की रे, इधर से आई, थोड़ा पार्ट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला गया, थोड़ा पार्ट आगे चला गया, उसका हाफ पार्ट, जितनी भी मतलब पॉलिशिंग की यहाँ पे परसेंटेज होगी उस हिसाब से ये जो एम्पलीट्यूड्स है लाइट के वो डिवाइड होंगे। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास एक और मिरर लगा हुआ है सामने, दिस इज मिरर 2। ये जो लाइट गई है इस मिरर 2 पे ऐसे नॉर्मली स्ट्राइक करती है परपेंडिकुलरली। अब जब लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करती है तो परपेंडिकुलरली फिर वापस ही आ जाएगी सेम पाथ पे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0 हो गया, तो ऐसे आ गई। अब जब यहाँ पे वापस आई तो फिर इस सरफेस से टकराई, जब यहाँ पे टकराती है ना तो उसके बाद ये वाली लाइट जो है इस तरह से नीचे चली जाती है, ऐसे। यहाँ टेलीस्कोप है, उस लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे टेलीस्कोप है, तो दिस इज टेलीस्कोप टी, ठीक है। तो एक लाइट यहाँ पे सीधी चलेगी, दूसरी ये जो ऐसे टकरा के ऊपर गई थी इसने भी तो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करना ही है ना, तो यहाँ ऐसे टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हुआ, यहाँ आई, अब दोबारा ग्लास प्लेट में चली गई, जब दोबारा ग्लास प्लेट में चली गई यहाँ पर रिफ्रैक्शन होनी है इस सरफेस पे, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होती, यहाँ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन समझते हो ना, जब ग्लास स्लैब यूज करते हैं लाइट ऐसे आती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ रिफ्रैक्शन हुई एक बार, रिफ्रैक्शन होने के बाद फिर वो यहाँ टकराई, यहाँ टकराने के बाद क्योंकि ये पार्शली सिल्वर्ड है कुछ हिस्सा उसी लाइट का यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ दो लाइट बीम आएंगे 1 और 2, वो दोनों यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे और इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस करेंगे। और अगर आप ये टेलीस्कोप ना लगाओ, स्क्रीन लगा लो, टेलीस्कोप में भी हम देख सकते हैं, वो एक्चुअली यहाँ पे स्क्रीन ही है, हम स्क्रीन को टेलीस्कोप से देख रहे हैं, ऐसे इमेजिन करो, तो वहाँ पे हमें फ्रिंज पैटर्न नजर आता है, सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है यहाँ पे, सेम वैसी ही देखो जैसे आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ YDSC में फ्रिंज पैटर्न कुछ इस तरह का होता है बच्चों, ये इस तरह से सेंटर वाली बिल्कुल ब्राइट होती है, फिर उसके बाद डार्क फ्रिंज आ जाती है, फिर उसके नीचे डार्क फ्रिंज आ जाती है, सब अपने +2 में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो पैटर्न बनता है ना सर्कुलर बनता है, ऐसी फ्रिंजेस नजर आती हैं। एक्चुअली टेलीस्कोप हमें दूसरी तरफ लगाना चाहिए, टेलीस्कोप से हम देख रहे हैं उसको, मिरर के उस साइड होता है टेलीस्कोप, यहाँ आप स्क्रीन इमेजिन करके चलो, ठीक है, स्क्रीन भी बोल सकते हो आप, लेकिन चलो उस स्क्रीन को ट्रांसपेरेंट बना के हम सामने एक टेलीस्कोप लगा सकते हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये पैटर्न जो है वो स्क्रीन पे बन रहा है, उसके पीछे टेलीस्कोप है, और वो स्क्रीन कुछ ऐसी है कि ट्रांसपेरेंट सा है और अंधेरे कमरे में है, तो उसको हम देख सकते हैं। तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, लेकिन यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ डायग्राम, उस कॉन्सेप्ट को समझना है कि एक चीज और ऐड करनी है यहाँ पे, वो क्या है ध्यान से समझना है। देखो ये बीम 1 है जो इधर से गया, इसको बीम 1 की बजाय हम बोल देते हैं प्राइमरी बीम, ठीक है, ये प्राइमरी बीम है, ये यहाँ पे जाके स्प्लिट हो गया ना, तो ये वाला जो बीम ऐसे यहाँ से एक बार निकला ग्लास स्लैब से सिंगल टाइम और फिर आगे चला गया, मिरर 2 से टकराया, वापस आ गया, अब पीछे वाले सरफेस से टकरा के नीचे आया। मतलब जो बीम ये गया और ये वाला बीम 1 ये इस ग्लास स्लैब में से, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास स्लैब की कुछ थिकनेस है T, उस ग्लास स्लैब में से सिंगल बार निकला है। तो बीम 1 जो है वो सिंगल टाइम पासिस थ्रू द ग्लास स्लैब, इसका ना नाम दे देते हैं, G बोल देते हैं इसको, ग्लास स्लैब को। तो दिस बीम इज पासिंग थ्रू ग्लास स्लैब ओनली वंस, एक बार निकला है, ठीक है, और फिर क्योंकि जब ये वापस आया वो यहीं पे टकरा के नीचे चला गया। लेकिन दूसरे बीम को देखिए जो इस डायरेक्शन में गया था, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, ये इधर जा रहा है ना, इसको 2 बोलते हैं, यहाँ स्प्लिट हो गया 1 और 2 में, ये एक बार टकराया, वापस आया, वापस आने के बाद फिर ग्लास स्लैब में चला गया, फिर ग्लास स्लैब में जाने के बाद फिर नीचे आया, ये वाला बीम, ठीक है। और जो इधर वाला है वो एक बार पहले ही निकल गया था, ये एक बार निकला, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो बीम है इट इज पासिंग थ्रू द ग्लास स्लैब ट्वाइस, एक बार यहां पे जब वो प्राइमरी बीम आया, एक बार ग्लास स्लैब में से निकला,
ठीक है, और वही रिफ्लेक्ट होके ऊपर गया था ना, तो ऐसे टकराया, रिफ्लेक्ट होके ऊपर गया, 2 बार निकला ना, और फिर वापसी में तीसरी बार निकला। ये वाला 1 बार निकला, गया और फिर वापस आया। तो इस ग्लास स्लैब में से ये वाला बीम 2 बार निकल रहा है, 2 बार नहीं 3 बार, ध्यान से समझना, 3 बार निकल रहा है। फिर से सुनो, ध्यान दो जरा एक बार ना, इधर एक बार समझ आएगा, फिर अच्छा लगेगा आपको, और कोई चक्कर नहीं है, पेपर में तो हो ही जाएगा। देखो, प्राइमरी बीम एक बार यहाँ निकला 1 टाइम, फिर स्प्लिट होकर आगे चला गया, चलो इसमें चला गया। प्राइमरी को अब 2 इस तरफ लेके जाएंगे, 1 टाइम, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद 2nd टाइम ऊपर गया, फिर वहां से जब नीचे आया 3rd टाइम, फिर नीचे आया, 3 बार निकला। बीम 2 यहां पहुंचने से पहले 3 बार निकला है, 3 टाइम्स पास्ट थ्रू जी मतलब ग्लास स्लैब, 3 बार निकला उसमें से। ये वाला मैंने पहले बता दिया। देखो, यहां तक तो प्राइमरी ही था, एक बार चलो निकला ग्लास स्लैब से, 1 बार निकला, फिर सीधा गया, फिर टकराया, फिर वापस। तो ये वाला बीम सिर्फ 1 बार निकला है। फिर से देखो, प्राइमरी से आया, रिफ्रैक्ट हुआ सिंगल टाइम रिफ्लेक्ट होने के बाद वही हिस्सा आगे गया, यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, और यहां बार सिर्फ 1 बार टकरा के नीचे आया, तो ये 1 बार निकला है। तो अब क्या होगा कि जो ग्लास स्लैब है ना, ये खुद कुछ पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर रही है अपनी तरफ से ही, दोनों बीम्स के अंदर अपने आप कुछ पाथ डिफरेंस क्या होता है? देखो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये अगर आपके पास ग्लास स्लैब है ना, इसमें से अगर लाइट ट्रैवल कर रही है, पहले वैक्यूम से ट्रैवल करी, फिर इसमें से ट्रैवल होके गई, और एक लाइट है जो सीधी जा रही है। ये बहुत बेसिक फंडे होते हैं, इतना इमेजिन करेंगे तो फिजिक्स अच्छी लगती है, अदरवाइज नहीं अच्छी लगती है, अदरवाइज बहुत बोरिंग लगती है। देखो, 2 बीम मैंने बनाए, एक सीधा निकला और एक ग्लास स्लैब में से होके निकला। इन दोनों में पाथ डिफरेंस होगा, क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस टी है, तो जब लाइट इसमें चली जाएगी वो स्लो हो जाती है। आपको पता है वो स्लो हो जाती है। स्लो क्यों होती है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण उसकी स्पीड कम हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। तो लाइट स्लो होने का मतलब है कि जितनी देर में ये इस पॉइंट ए से बी तक पहुंचेगी, उतनी देर में ये वाली लाइट, देखो ये वाली जो ऊपर चल रही थी वैक्यूम में से, वो सिर्फ ये टी नहीं ट्रेवल करेगी, वो फास्ट है इससे, वो सी स्पीड से चल रही है लाइट बीम, और ये वाला लाइट बीम वी स्पीड से चल रहा है। तो आप ध्यान से समझो कि अगर इसने भी ए बी ट्रेवल किया है और इसने भी ए बी ट्रेवल किया है, ये आगे पहुंच जाएगी। लाइट के ऊपर एक पॉइंट लगा देते हैं, ये पॉइंट ए तक पहुंचा, उधर से ये पॉइंट ए तक पहुंचा, दोनों इकट्ठे पहुंचे। वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है ना लाइट, तो दोनों इकट्ठे पहुंचे ए पॉइंट पर। लेकिन इसके रास्ते में कोई दूसरा मीडियम आ गया जिसकी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये स्लो हो गई, ये फास्ट हो गई। अब ये ए पॉइंट इधर ऊपर वाली रे में ए डैश तक पहुंच जाएगा उतने ही टाइम में, जब तक ये बी तक पहुंचेगी। तो मतलब ये थोड़ी स्लो है। तो आ गया ना पाथ डिफरेंस। क्या हुआ पाथ डिफरेंस? अगर आप ये कंप्लीट ले लो एक्स, उसमें से टी को माइनस कर दो, तो दैट इज द एडिशनल पाथ ट्रेवल्ड बाय दिस वेव। ये एडिशनल पाथ है। कौन सा एडिशनल पाथ? कौन सा? बी से लेके ए तक, ठीक है, वो क्योंकि वो आगे चलेगी, लाइट फास्ट है थोड़ी सी ना, तो एडिशनल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऊपर वाली रे बाय 1। तो इसी वजह से जब भी लाइट किसी ग्लास स्लैब से निकलती है ना, तो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है। तो देखिए, अब आप समझिए कि ये वाली जो लाइट थी, ये वाली जो रे थी, वो 1 बार स्लो हुई है, और जो सेकंड वाला बीम था वो 3 बार स्लो हुआ है। 3 बार, एक बार यहां स्लो हुआ, फिर स्लो हुआ, फिर ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर और स्लो हो गया, फिर नीचे आया, तो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया। तो इस बीम का पाथ डिफरेंस इससे डिफरेंट होगा। पाथ डिफरेंस होगा मतलब कुछ ना कुछ, ये रे 1 ज्यादा पाथ ट्रेवल कर लेगी उतने ही टाइम में, बट रे 2 कम पाथ ट्रेवल कर पाएगी। इस चीज को पहले कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको कॉम्पनसेट नहीं करोगे तो यही वाला जो पाथ डिफरेंस है उसके कारण ही फ्रिंज पैटर्न में चेंजेस आ जाने हैं। तो आप फिर उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि भाई एक्चुअली जो फिजिक्स है, ईथर की जो मोशन है, उसके कारण फ्रिंजेस बन रही हैं, या ये फ्रिंजेस एक्स्ट्रा पाथ के कारण बन रही हैं। तो फिर क्या किया उन्होंने इस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए, ध्यान से समझ लो, इसके पाथ में एक और ग्लास स्लैब लगा दी 45 डिग्री पे। ये कोई सिल्वर कुछ नहीं करी, 45 डिग्री पर हैं दोनों, क्योंकि 90 डिग्री वाला अरेंजमेंट है ना, तो 45 डिग्री पर। तो ये एक एक्स्ट्रा ग्लास प्लेट लगाने से क्या होगा कि ये जो बीम 1 था वो 1 बार पार करके जा रहा था ग्लास स्लैब को पास करके, अब वो 2 बार और कर लेगा। ऐसे एक बार यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर आगे चला जाएगा 90 डिग्री पे, फिर जब वापस आएगा फिर इसी पाथ को कवर करेगा, दूसरी बार निकलेगा, फिर यहाँ मैच हो जाएगा और फिर यहाँ पहुंचेगा। तो अब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के कारण बीम 1 और 2 में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आने वाला।
एक सिंगल सोर्स से हमने दो बीम्स बनाए हैं, बीम 1 और 2, जहाँ जैसे कि YDSC में बनाए जाते थे। एक सिंगल सोर्स से ड्राइव करते थे, इनको कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। अगर सोर्सेज कोहेरेंट नहीं होते तो इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन नहीं बनता, +2 क्लास में पढ़ा हुआ है। तो दोनों बीम्स को एक ही सोर्स से ड्राइव करना था, नंबर 1 वहीं से किया माइकलसन और मॉर्ले ने, और वहां से ड्राइव करके दोनों बीम्स का यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। अब ये सारा सेटअप अर्थ के ऊपर है और हम यही चाहते हैं कि भाई स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करें, है ना। तो जब अर्थ ट्रैवल करेगी, उसके ट्रैवल करने से एक्स्ट्रा पाथ यहाँ पर आना चाहिए। एक्स्ट्रा पाथ एक अर्थ के मोशन के कारण आना चाहिए लाइट के रास्ते में, ना। देखो अब ये सारा सिस्टम अगर v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है ना, तो ये वाला बीम जो है बीम 1, उसकी जो लाइट है, उसकी जो स्पीड है वो c+v हो जाएगी, और परपेंडिकुलर वाले बीम पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परपेंडिकुलर वाला बीम जो है बीम 2, जो इस डायरेक्शन को m1 से जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, उस पर अर्थ की वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थ परपेंडिकुलर, अर्थ का मोशन इस बीम के अलॉन्ग है, तो उसी में चेंज आना चाहिए। अगर इनर्शियल फ्रेम है ईथर और लाइट उस बीम में से ट्रेवल करके जा रही है तो ऐसा होना चाहिए। तो ये वहां पे चेक किया, एक बार अर्थ ऐसे मूव, अर्थ की वेलोसिटी बीम के अलॉन्ग वाली ये ले ली, फिर अर्थ 90 डिग्री पे घूम जाती है, एक्चुअली ईथर में से ट्रेवल कर रही है ना अर्थ, तो 6 महीने बाद अर्थ का जो मोशन है वो ईथर के विद रिस्पेक्ट टू किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, और बाकी सारा सेटअप सेम ही है। तो उस डायरेक्शन ऑफ मोशन के चेंज होने से यहाँ पर पैटर्न में चेंज आना चाहिए। हमने ये समझा कि भाई ये जो 1 और 2 बीम्स है ना, इनमें जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो पाथ डिफरेंस इन प्लेट्स की वजह से नहीं आना चाहिए, है ना। इसलिए हमने यहाँ पर एक प्लेट लगाई, एक्स्ट्रा प्लेट, इसको कंपनसेटिंग प्लेट बोलते हैं, कंपनसेटिंग प्लेट। और इस प्लेट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ2 है और इसकी अगर μ1 है तो दोनों बराबर है, दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, थिकनेस भी सेम है दोनों की, है ना। तभी तो सेम पाथ इंट्रोड्यूस होगा ना, सेम पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा, तो थिकनेस इज ऑल्सो सेम। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इसके अलावा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं मिरर का इस प्लेट तक, ये वाला डिस्टेंस जो है दैट इज स्मॉल d, और इधर भी सेम ही है, ताकि लाइट को सेम पाथ ट्रेवल करना पड़े। तो ये डिस्टेंस भी जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ ग्लास प्लेट g फ्रॉम द मिरर टू, दैट इज ऑल्सो स्मॉल d। दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। मतलब हम यहाँ से एक्सपेरिमेंटल सेटअप से कोई भी पाथ डिफरेंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे बीम 1 और 2 में। जो भी पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा वो इस ऑपरेटर्स के मोशन के कारण होगा, लाइट की स्पीड के कारण होगा। अब आप ऐसे समझिए कि हमने यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है इन दोनों बीम्स का। अगर उनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाली है, जैसे मैंने बताया ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में ये जो दो बीम्स किसी पॉइंट पर पहुंचते हैं, अगर उनमें पाथ डिफरेंस 0 हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है। अगर कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, और अगर पाथ डिफरेंस हुआ तो उस वजह से हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है कंस्ट्रक्टिव हो। तो उस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। तो मेन थिंग इज वी हैव टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस बिटवीन बीम 1 एंड 2 ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ईथर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ईथर जो है उसको c मान लेंगे हम, ठीक है। और उस c के ऊपर अर्थ के मोशन का इफेक्ट होगा, जैसे एरोप्लेन वाली एग्जांपल में समझा कि जैसे एरोप्लेन किसी मीडियम से ट्रेवल कर रहा है, वो मीडियम जो है दैट इज एक्टिंग लाइक ए कैरियर ऑफ द साउंड वेव। तो उस मीडियम की वजह से जो साउंड की स्पीड होती है वो एरोप्लेन की स्पीड में ऐड हो जाती है, तब नेट स्पीड हमें पता चलती है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लाइट के साथ यूज करने की कोशिश करेंगे कि मान लेते हैं कि जब अर्थ हमारे पास इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रही है अर्थ, तो ये पूरा का पूरा ऑपरेटर्स भी उधर जा रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में जो लाइट जा रही है उस लाइट की वेलोसिटी में v ऐड हो जाएगा। उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लाइट जा रही है उसमें से v सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो ना, एक बीम है 1 जो पहले इधर गया और वही बीम है जो फिर वापस आया, उस टाइम पर उसमें से v माइनस होना चाहिए जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। और जो परपेंडिकुलर बीम गया है वो c स्पीड से जा रहा है, उसका भी रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। वेलोसिटी एडिशन के जो बेसिक लॉज होते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाले, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होने चाहिए। तो वो लगाएंगे हम सारे लॉज और देखेंगे क्या होता है। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं अबाउट दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो आपको एग्जाम में लिखने हैं, फिर हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो I am writing some important points about the experimental setup.
Number 1, it is a sensitive interferometer. Consisting of two plane mirrors M1, M2 placed perpendicular to each other at distance d from a partially silvered glass plate which is oriented at 45 degree to the direction of incident beam of light. ठीक है. Number 2, the glass plate G partially reflects and partially refracts the incident beam and it gets splitted into two parts. वो पार्ट्स लिख देंगे हम ब्रैकेट में. एक है G2M1 और दूसरा है G2M2. डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ग्लास प्लेट है G, वहां से एक G2M1 चला गया और दूसरा G से M2 की तरफ बीम चला गया. ठीक है. तो दीज टू मिरर्स नाउ विल रिफ्लेक्ट द बीम्स परपेंडिकुलरली. दे फॉल ऑन द मिरर्स परपेंडिकुलरली. तो वो वापस से निकलेंगे. द मिरर्स M1 and M2 reflect the beam in along their normal and the beam M1G passes through let me check. M1G again passes through the glass plate and reaches the telescope. M1G passes through the glass plate and reaches to telescope. Now there is another glass plate C, उसको C बोल देते हैं ना, कंपनसेटिंग प्लेट है, उसका नाम वहां लिख देते हैं. दिस इज C, कंपनसेटिंग प्लेट. ठीक है. ग्लास प्लेट C called compensating plate of same refractive index and same thickness.
ठीक है, इट इज यूज्ड टू it is used to make the optical paths two beams reaching telescope equal so that there is no path difference. There is no path difference between beams. नेक्स्ट शीट पे चलते हैं. 1 and 2 due to geometry of operators. ठीक है, ताकि वो टेलीस्कोप में इन फेज जाएं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें. ठीक है, तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. नाउ वी विल कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस बिटवीन द बीम 1 and 2 और वहां से हम फ्रिंजेस फ्रिंज शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे. तो लेट अस डिस्कस द थ्योरी. क्या करना है थ्योरी में? बेसिकली वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस बिटवीन beams of light 1 and 2 due to relative motion of earth in ether. अगर ईथर एग्जिस्ट करता है उस वजह से जो पाथ डिफरेंस आएगा वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. एंड ऑल्सो प्लस इसमें क्या निकाल लेंगे? एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज शिफ्ट. एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज शिफ्ट. ये फ्रिंज शिफ्ट क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, अभी लास्ट में पता चलेगा जाके. चलिए देखने कैसे करना है हमें. बहुत आसान है. देखिए यहां पे हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है. ध्यान से समझेंगे, बड़े आराम से समझना है. ये सोर्स ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, अर्थ के ऊपर हो रहा है ये सारा कुछ, और यहां पर हमारे पास ग्लास प्लेट जी है. थोड़ा नीचे से शुरू करना पड़ेगा, जगह कम है ऊपर. चलिए ये देखिए, लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है जहां से एक बीम इंसिडेंट हुआ ग्लास प्लेट जी के ऊपर. दिस इज ग्लास प्लेट जी. ठीक है, वहां पे इंसिडेंट हुआ, ऐसे गया, ये सिल्वर्ड है, टकराया, ऊपर गया, है ना. ऊपर यहां पे मिरर था. अगर ये स्टेशनरी होता ना तो मिरर यहां पे था M1. बट एक्चुअली क्या हुआ कि जितनी देर में ये बीम ऑफ लाइट यहां पहुंचा, अब उसको यहां से यहां तक जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा ना. और अर्थ जो है, क्योंकि सारा ऑपरेटस अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, उतनी देर में हमारी जो अर्थ है वो v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ गई है. तो अगर अर्थ आगे बढ़ चुकी है तो ये जो मिरर M1 है वो भी v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ चुका है. और उसकी जो दूसरी पोजीशन है, जब बीम यहां से जा तो यहां पर रहा था, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वहां पहुंचने से पहले ही ये जो मिरर है M1 वो शिफ्ट हो गया, उसकी नई लोकेशन बन गई M1 डैश. इस चीज को समझना है क्योंकि हमारी अर्थ मूव कर रही है. और आप देखिए कि जो अर्थ की स्पीड है दैट इज v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली इतनी है. ठीक है, और जो स्पीड ऑफ लाइट है इन ईथर उस टाइम पर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. और ये ईथर के अंदर अभी कंसिडर करी गई है, अर्थ के मोशन का इस पे इफेक्ट पड़ने वाला है. तो दे आर कंपेरेबल स्पीड्स. तो ये वाला v वाला फैक्टर हम इग्नोर नहीं कर सकते. तो जितनी देर में ये बीम यहां तक पहुंच रहा है, मैं डॉटेड बना देता हूं. स्टेशनरी में तो उसने सीधा जाना था ऊपर ऐसे, बट क्योंकि ऑपरेटर स्टेशनरी नहीं है तो इसके ऊपर जाते 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 ये मिरर आगे शिफ्ट हो गया. ये सेम वही एग्जांपल है. अगर आप एक इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, आप इमेजिन करो अपने आप को ट्रेन में बैठे हो
और इस ट्रेन में, ये ट्रेन है हमारी, ठीक है, यहाँ एक बच्चा है, उसके हाथ में बॉल है, उसने बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, बिल्कुल उसने अपने हिसाब से वर्टिकली अप फेंका है, बट क्योंकि ये ट्रेन v वेलोसिटी से चल रही है तो ये बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आने में कुछ टाइम लगेगा। उतनी देर में वो जो बच्चा था जिसने बॉल को इस पॉइंट से फेंका वो आगे चला गया, वो यहां पहुंच गया क्योंकि ट्रेन पूरी की पूरी आगे जा रही है। फिर भी वो जो बॉल है उसके अपने हाथों में ही आके गिरती है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ट्रेन में, कार में, ऐसे बॉल ऊपर फेंकोगे ना, आप तो वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हो, आपके हाथों में ही आएगी। बट आप सोचो कि आपने जब बॉल को फेंका था तब आप थोड़ा पीछे थे, तो आपकी कुछ इनिशियल पोजीशन थी, जब आप बॉल को कैच कर रहे हो आप आगे बढ़ चुके हो, तब भी बॉल आपके हाथों में ही आ रही है ना। अब आप देख रहे हो तो आपके लिए तो ये मोशन ऐसे है, वो बॉल ऊपर गई सीधी नीचे आई, बट अगर कोई बंदा बाहर से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको बॉल की ट्रेजेक्ट्री कैसे नजर आएगी? उसको बॉल की ट्रेजेक्ट्री इस तरह से नजर आएगी बाहर से। तो यही कॉन्सेप्ट अब लाइट के साथ भी लगाना है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में वेलोसिटी एडिशन वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि यहां पर भी तो वेलोसिटी एडिशन ही लग रहा है ना। देखो ऊपर की तरफ आपने u दिया और इस तरफ ऑलरेडी बॉल के पास v है, ट्रेन की वेलोसिटी भी तो बॉल की वेलोसिटी में ऐड होनी है ना, ये वेलोसिटी एडिशन ही तो है। उस वजह से रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बन गई इंक्लाइंड, और वो बॉल उसके हाथ में वापस आ गई। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि c इधर है, तब अगर c में v को ऐड करना चाहते हो वेक्टोरियली, तो वो करने के लिए ये जो बीम है ये ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। बाहर से देखेंगे ना, अगर अर्थ के बाहर से, तो ऐसे नजर आएगा वो बीम हमें। अब बच्चों ये डिस्टेंस d है हमारे पास, ठीक है, और ये वाली वेलोसिटी, आपने स्विमिंग वाली प्रॉब्लम करी होगी, रिवन प्रॉब्लम +1 में, उसमें भी ऐसे ही करते थे, ठीक है। ये वाली वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, मैं वेक्टर बना देता हूँ v वेक्टर, और लाइट की स्पीड ये है c। तो यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, तो लाइट की स्पीड की जो, इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, वो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। पाइथागोरस बहुत आसान है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आप बेस मान लो, ये परपेंडिकुलर है, तो √c² - v², ये लाइट की वेलोसिटी का कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में। अब बीम टकराया, यहाँ पे जाके टकराने के बाद वो बीम जब नीचे वापस आया, सेम वैसे ही पाथ कवर करेगा। ये वाली ग्लास प्लेट आगे चल रही है, सिर्फ मिरर नहीं आगे चल रहा, उतनी देर में ये ग्लास प्लेट भी यहाँ पर पहुंच गई है। तो उसी ग्लास प्लेट की जो दूसरी लोकेशन है वो G' है, ध्यान से समझेंगे, ये वही ग्लास प्लेट है, ये पार्शियली सिल्वर्ड वाली है हमारी, उसकी ये दूसरी लोकेशन है, उसको G' बोल दिया। यहाँ टकराया, ये भी c स्पीड से नीचे आया यहाँ पे ये, और मोशन ऑफ अर्थ तो इधर है ही है, लिख देते हैं मोशन ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे टकराने के बाद वैसे ही बीम चलो इसके अंदर गया, फिर वो जो सारी कहानी थी वो तो है ही है, और फिर उसके बाद ऐसे थोड़ा सा बनेगा डायग्राम लाइक दिस, यहाँ से फिर नीचे आएगा बीम, ठीक है। एक्चुअली अगर स्टेशनरी था तो हम यहाँ बना रहे थे, यहाँ पे टेलीस्कोप था हमारा, बट क्योंकि सब कुछ मूव कर रहा है तो अब टेलीस्कोप भी यहाँ पहुंच चुका हुआ है। दिस इज द अनदर लोकेशन ऑफ टेलीस्कोप T', और यहाँ पे हम नोट करेंगे इसको। बट एक बीम दूसरा भी था जो दूसरे कलर से हम बनाएंगे, ये मैंने अभी सिंगल बीम की बात करी है। ये पार्शली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट ने इस प्राइमरी बीम को 2 बीम्स में स्प्लिट कर दिया था। वो जो दूसरा बीम था वो ये है, उसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, वो ऐसे जा रहा था, वो ऐसे गया था सीधा, और ऐसे जाने के बाद पहले इसके विद रिस्पेक्ट टू वो जो मिरर M2 था ना, ये d डिस्टेंस है, इधर भी d डिस्टेंस ही मान लो, ये मैं डॉटेड बना देता हूँ। यहाँ पे था मिरर M2, पहले यहाँ पे था जब वो स्टेशनरी था सारा कुछ, लेकिन अब मूव कर रहा है तो इस वजह से M2 की भी नई लोकेशन आएगी। वो जो नई वाली लोकेशन M2 की वो उतना ही है जितना यहाँ से ये डिस्प्लेस हुआ, आपने उतना ही बनाना है उसको। इसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ तक डिस्प्लेस कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये M2 की नई पोजीशन है, इसको M2' बोलेंगे। तो यहाँ एक और प्लेट भी है, लेकिन मैं उसको शो नहीं कर रहा, मैंने उसका आपको फंक्शन पहले ही बता दिया कि वो दूसरी वाली प्लेट बस पाथ को इक्वल करने के लिए यूज होती है। अभी जब अपनी थ्योरी बतानी है उसमें आपने यही डायग्राम बनाना है। ये बीम गया, मिरर पे स्ट्राइक करा, जब ये बीम इधर जा रहा है, ये V है, दोनों इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो c एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट है इन द ईथर। अगर ये सब कुछ रेस्ट पे होता, बट ये सारा कुछ मूव कर रहा है, तो इस केस में इस बीम की वेलोसिटी जो इधर से इधर जा रहा है उसकी वेलोसिटी c - v होगी, और जो सामने से आ रहा है बीम, उस बीम की वेलोसिटी c + v होगी, ठीक है। ओके, अब ये जो डिस्टेंस है बच्चे ध्यान से समझेंगे, ये जो डिस्टेंस d था, ठीक है, अब ये ग्लास प्लेट यहां पहुंच चुकी है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू ये d डिस्टेंस बन गया अब आपके पास ये। तो यहां ये d डिस्टेंस से कवर कर रहा है, ये वाला जो मैंने एरो लगाया इसकी स्पीड है c - v, और ये जो रिटर्निंग एरो है, जो रिटर्निंग बीम है, उसकी स्पीड है c + v। वो अभी हम यूज करेंगे टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी हमें
पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। किसमें पाथ डिफरेंस? ये बीम जो रिटर्न होके आया वापस यहाँ टकराया पार्शली सिल्वर्ड पे और वो भी नीचे आ गया, और जो पहले वाला बीम था ग्रीन कलर का वो भी यहाँ से टकरा के टेलीस्कोप में आ गया। तो यहाँ 1 और 2 है, इन दोनों में वही पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने का सीधा फॉर्मूला होता है, देखिए पाथ डिफरेंस एक तरह का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम डिफरेंस। हम बेसिकली टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे कि इन दोनों बीम्स ने जब टेलीस्कोप पे पहुंचना है तो क्या वो सेम टाइम पे पहुंचे हैं या अलग अलग टाइम पे पहुंचे हैं। तो उसके लिए हमें 2 टाइम कैलकुलेट करने हैं। तो लेट अस कैलकुलेट दोस टाइम्स। जो मैं लिखूंगा आपने सिर्फ उतना ही लिखना है, उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने लिखना है लेट v इज द वेलोसिटी ऑफ अर्थ थ्रू ईथर की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है। c is velocity of light in ether, ठीक है जी। तो let t1 is, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं, टाइम टेकन बाय द रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ बीम। अब रिफ्लेक्टेड पार्ट कौन सा है? देखिए ये G है, ये M1 है, दिस इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं GM1 टू ट्रेवल, ये ना जगह कम है, मैं ना नेक्स्ट शीट पे इसको करता हूं। चलो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट शीट। ये डायग्राम वहां ले जाते हैं और वहां पे हम टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके लेट T1 इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय रिफ्लेक्टेड बीम, ठीक है। कहां से लेके कहां तक? यहां से लेके ये मिरर M1 तक गया और फिर ये वापस आया, वो टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। टोटल टाइम, ये टोटल टाइम यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से टकराने के बाद तो वो सेम डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं दोनों बीम, तो हमें ये T1 टाइम कैलकुलेट करना है। तो मैं उसको लिख रहा हूं, इट इज टाइम टेकन बाय रिफ्लेक्टेड बीम from glass plate G to M1 and then back to glass plate and then back to glass plate। ये टाइम है, ठीक है। इस टाइम को कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने का सीधा तरीका होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। देखिए स्विमिंग वाली प्रॉब्लम अगर आपने करी होगी ना, स्विमर वाली प्रॉब्लम +1 में करवाते हैं रिलेटिव मोशन में, तो उसमें ये फंडा होता है कि अगर आप ये टाइम कैलकुलेट करना चाहते हो यहां से लेके यहां तक का टाइम, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करोगे। या आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, ये वाला डिवाइड बाय वही वाली स्पीड कर दो, c कर दो। चाहे आप ये कैलकुलेट कर लो, डिस्टेंस ये ले लो d और स्पीड जो इसकी और इसकी रिजल्टेंट है वो ले लो। फिर मतलब जो डिस्टेंस लेना है उसी डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट स्पीड है ना, उन दोनों को लेना होता है टाइम कैलकुलेट करने के लिए। टाइम का बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता है ना, इट इज एक्चुअली डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन ही है ना सारा। अब डिस्टेंस जो है, अगर आप ये लोगे, ये इंक्लाइंड वाला हाइपोटेन्यूज, तो फिर स्पीड भी ये लेनी है। और अगर आप ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस स्मॉल d ले लोगे, तो फिर स्पीड भी आपको उस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट स्पीड है वो लेनी है। दोनों ही केस में टाइम सेम आएगा। इवन आप ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, अगर ये ले लेते हो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो फिर ये स्पीड ले लो, तब भी टाइम सेम आएगा। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी होता है, ये हर किसी कॉन्सेप्ट में होता है, यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा ऐसा होता है। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस हमें लेना है, ये बीम ऊपर गया फिर नीचे आया, d डिस्टेंस, तो उसको 2d बोल देंगे। डबल हो गया ना, एक बार बीम ऊपर गया M1 तक फिर नीचे आया, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। और वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं बोलेंगे, सॉरी, c और v का रिजल्टेंट जो इस डिस्टेंस की डायरेक्शन में है वो लेना है, और वो हमने पाइथागोरस से निकाल लिया है, c² - v²। तो दिस इज t1 टाइम। ये टाइम वो है जो
ये बीम ले रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर वापस यहाँ तक आने में, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों बराबर है। ओके, इसको थोड़ा ना और फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे, देखिए 2d तो है ही है, c नीचे से कॉमन लेंगे, 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र का फैक्टर बनेगा क्योंकि पावर हाफ है ना, इसलिए c बाहर आएगा और पावर हाफ ऐसे लिख दिया अंडर रूट को। अब इसको भी हम फैक्टर को ऊपर ले जाएंगे और फिर बाइनोमियल लगा देंगे, 2d बाई सी ऐसे रख लेना आपने। ये थोड़ा मैथ्स आपको आना चाहिए जब भी फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है। तो ये माइनस हाफ ऊपर चला गया। अब क्योंकि ये वी स्क्र बाई सी स्क्र का फैक्टर बहुत छोटा है और आप बाइनोमियल थ्योरम सब बच्चे जानते हो कि 1 प्लस एक्स की पावर n जो होता है उसको एक्सपेंड करें तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र एंड सो ऑन, हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये जो x है दैट शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। x शुड बी स्मॉल, यहाँ कंडीशन होती है x शुड बी लेस देन 1। तो x की जगह v बाई सी है, v इज 10 टू द पावर 4 एंड c इज 10 टू द पावर 8 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो उसका भी स्क्वायर हो गया हुआ है, तो बहुत छोटा फैक्टर है। तो बाइनोमियल लग जाएगी, हाफ आगे आ जाएगा, 2d बाई सी 1 प्लस वी स्क्र बाई 2c स्क्र बन जाएगा। ये फैक्टर अंदर आ गया ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो दिस इज इक्वेशन 1। ये पहला टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया रिफ्लेक्टेड बीम के लिए। अब हम रिफ्रैक्टेड बीम का टाइम देखेंगे। आ जाओ रिफ्रैक्टेड बीम पर। ये यहां से स्टार्ट हुआ है, जी से ही स्टार्ट करना है, जी से स्टार्ट करके m2 पे टकराया और फिर वापस आया, वो टाइम टोटल देखना है। अब m2 का डिस्टेंस जो था जी से वो स्मॉल d था, डिस्टेंस इज स्मॉल d, जब गया तब भी डिस्टेंस स्मॉल d, जब वापस आया तब भी डिस्टेंस स्मॉल d, बट जाते टाइम बीम की वेलोसिटी c माइनस वी है। ये अब दो ट्रेन समझो ना, देखो एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं ना तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी होती है, वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है c माइनस वी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। और अगर एक ट्रेन इधर से चल रही है, दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ये c से चल रही है, ये v से चल रही है, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है c प्लस v। ये तब होता है जब दो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब ईथर के ऊपर नहीं है, वो वेलोसिटी नहीं है, यहाँ ईथर की कोई वेलोसिटी नहीं है, ईथर को स्टिल माना हुआ है। यहाँ पे एक लाइट है, लाइट को एक ट्रेन समझो, और एक है अर्थ, अर्थ को दूसरी ट्रेन समझो, दोनों अलग अलग हैं। तो जब अर्थ और लाइट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, उनकी स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। और जब लाइट और अर्थ ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी स्पीड ऐड होकर रिलेटिव वेलोसिटी आती है। एक्टिवा वाली एग्जांपल आप समझो, अगर आप दो फ्रेंड्स हो, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, एक्टिवा अलग अलग है तुम्हारी, तो तुम दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपस में 0 है तो आप बातें करते जा रहे हो, मतलब आप दोनों रेस्ट पे हो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, और रेस्ट पे तभी आएगा ना जब आप दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 आएगी। तो सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं, आपको पता ही होगा। चलिए, तो अभी हमें वो टाइम दूसरा निकालना है, तो लेट t2 में सेम ऐसे लिख रहा हूं जैसे ऊपर लिखा है, इट इज टाइम टेकन बाय, अब बीम कौन सा लेना है, रिफ्रैक्टेड बीम फ्रॉम कहां से, G2 M1, ग्लास प्लेट लिख लेना इसके आगे, एंड देन बैक टू G, ठीक है। M1 की जगह M2 आएगा, M2 फिर वापस, ठीक है। चलिए, तो ये T2 टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। इस केस में D डिस्टेंस कवर कर रहा है, पहले ये वाला बीम जिसकी ये वेलोसिटी है, तो D, हाँ जी, तो ये बन गया d डिवाइडेड बाय c माइनस वी प्लस आधा टाइम ये हो गया ना वहां तक जाने का, मिरर तक जाने का। अब मिरर से वापस आने का टाइम होगा, डिस्टेंस तो d ही कवर करना है, लेकिन अब उसकी स्पीड जो है ऐड हो गया आएगी c प्लस वी। तो ये इक्वेशन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, d कॉमन, लेट अस टेक एलसीएम, नीचे आएगा c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा c प्लस c माइनस वी से v कटेगा, ये बन जाएगा 2cd, और नीचे से c स्क्वायर कॉमन लेंगे और ये बन जाएगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यहाँ एक c काट देंगे, ये बन गया 2d बाई सी, देखो सेम वैसे ही बन जाएगा, लेकिन यहाँ पावर 1 है इसकी, इस फैक्टर की पावर 1 है, नीचे है डिनोमिनेटर में 1 है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगी, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -1, बाइनोमियल दोबारा से लगाएंगे, यहाँ रिजल्ट लिख रहा हूँ 2d बाई सी, 1 प्लस हो जाएगा, बाइनोमियल लगाओगे ना तो ये -1 अंदर आ जाएगा,
वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हम इसको सिर्फ फर्स्ट टर्म तक एक्सपैंड कर रहे हैं क्योंकि ये फैक्टर एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर दैट इज वेरी स्मॉल, तो हम फर्दर वाली जो टर्म्स होती हैं बाइनोमियल की उनको निगलेक्ट कर देते हैं और फर्स्ट टर्म तक एक्सपैंड करते हैं। तो चलो, तो ये T2 टाइम आ गया, दोनों बीम्स का टाइम हमें पता चल गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो दोनों टाइम डिफरेंट हैं। T1 टाइम में यहाँ पे वी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर आ रहा है और T2 टाइम जो है दूसरे बीम का उसमें 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ रहा है। तो दे आर डिफरेंट बाय स्मॉल फैक्टर। यहाँ पे अगर हम दोनों टाइम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हमें पता चलेगा टाइम डिफरेंस। पहले देखो बड़ा कौन सा है टाइम दोनों में से। देखो इसमें 1 प्लस कुछ छोटा फैक्टर है कि 2 नीचे है ना, ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से छोटा है, तो ये वाला टाइम 1 प्लस है उसमें ऐड हो रहा है, छोटा फैक्टर ऐड हो रहा है, ये टाइम छोटा होगा और ये टाइम बड़ा होगा। मतलब रिफ्रैक्टेड बीम को इस तरह से टकरा के वापस आने तक ज्यादा टाइम लग रहा है, T2 टाइम बड़ा है और T1 टाइम छोटा है। ठीक है, अब टाइम डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से, जस्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वी कैन कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू बीम्स। देयरफॉर द टाइम डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम्स क्या होगा? देखो टाइम डिफरेंस बहुत आसान है, T2 माइनस T1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे T2 इज ग्रेटर देन T1, इसलिए T2 माइनस T1 कर देंगे तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव भी आ जाए कोई बात नहीं, मैं डिफरेंस चाहिए। तो T2 का सारा एक्सप्रेशन लिख देंगे यहाँ पे, ये था, इसमें से T1 को माइनस करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना हमें। तो यहाँ पे ये 1 1 तो कट जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2d v स्क्वायर बाय सी क्यूब माइनस 2d v स्क्वायर बाय 2c क्यूब। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो कि एक्चुअली यहाँ पे 2d v स्क्वायर बाय सी क्यूब कॉमन लेके 1 माइनस हाफ है, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे आप तो आ जाएगा 2d v स्क्वायर बाय 2c क्यूब, हाफ बचेगा ना, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो देयरफॉर टाइम डिफरेंस इज dv स्क्वायर बाय c क्यूब। तो दिस इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्शियल बीम्स। और आप देख सकते हो कि ये टाइम डिफरेंस स्पीड ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड कर रहा है और ये स्पीड ऑफ लाइट थ्रू ईथर पे डिपेंड कर रहा है और d डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अब पाथ डिफरेंस क्या होता है? देखिए, एक बीम ज़्यादा टाइम ले रहा है T2, दूसरा बीम कम टाइम ले रहा है वहीं पर पहुंचने के लिए, सेम जगह पर पहुंचने के लिए, और इस वजह से दोनों बीम्स के बीच में एक पाथ डिफरेंस आ जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा समझेंगे पहले। देखिए, यहाँ से दोनों ट्रेन स्टार्ट हुई, यहाँ इस पॉइंट से, ट्रेन मतलब वेव, ये पहला साइकिल था, उसका भी पहला साइकिल था। देखो दोनों लाइट बीम्स जो है ना एक ही सोर्स से आ रहे हैं, तो दोनों कोहेरेंट है, दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, जहां उसका ट्रफ होगा वहां उसका होगा, जहां उसका क्रेस्ट होगा वहीं उसका होगा। ठीक है, बट ये मान लेते हैं रिफ्लेक्टेड वाला है बीम 1 और ये मान लेते हैं रिफ्रैक्टेड वाला है। अब इसको थोड़ा कम टाइम लग रहा है और इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है सेम लोकेशन पर पहुंचने के लिए, ड्यू टू द मोशन एंड ऑल दीज थिंग्स। यहाँ टेलीस्कोप है, इसे इमेजिन करने के लिए जस्ट बता रहा हूँ, समझने के लिए। ठीक है, यहाँ टेलीस्कोप है। अब ये वाला जो बीम है कम टाइम ले रहा है, तो ऐसे चल के हो सकता है कि वहां पे उसका क्रेस्ट आ जाए, ये नीचे वाला मिनिमा आ जाए, है ना, उस वेव का। ये दूसरी वाली जो वेव है वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले रही है, अब उसका हो सकता है वहां पे ट्रफ पहुंचे या क्रेस्ट पहुंचे या कुछ और पहुंचे, उस वजह से वहां पे फ्रिंजेस बनेगी, पाथ डिफरेंस आ जाएगा, फ्रिंजेस बनेगी। यहाँ मैंने आपको ये जो पाथ शो किए हैं ये है ज्योमेट्रिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंट होता है। जैसे इसके केस में आप रास्ते में कोई ग्लास स्लैब लगा दोगे ना, तो यहाँ पे लाइट इतने डिस्टेंस के लिए स्लो हो जाती है, तो इसलिए उसका जो ऑप्टिकल पाथ होता है वो ज्यादा हो जाता है, उस वजह से फिर वो पाथ डिफरेंस आता है। लेकिन आपने सीधा फंडा याद रखना है कि अगर आपको टाइम डिफरेंस पता है दो बीम्स का, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा जो होगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू बीम्स जो टेलीस्कोप पे पहुंच रहे हैं, उसको अगर कैलकुलेट करना है तो सीधा डेल्टा से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है टाइम डिफरेंस इनटू वेलोसिटी। सीधा ही है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये एक तरह का डिस्टेंस है, इसलिए पाथ बोला गया इसको, पाथ डिफरेंस। तो जस्ट इसको सी से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये सी से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा डी वी स्क्वायर बाय
सी स्क्वायर, दिस इज द पाथ डिफरेंस। अब इस पाथ डिफरेंस के कारण कुछ फ्रिंजेस बनेगी वहां पे, उन फ्रिंजेस को हम नोट करेंगे, ठीक है। वो टेलीस्कोप में उन फ्रिंजेस को नोट किया गया। उसके बाद क्या किया, ऑपरेटर्स को 90 डिग्री घुमा दिया। क्यों घुमाया, देखिए जब हम ऑपरेटर्स को 90 डिग्री घुमाएंगे ना, तो जो इंसिडेंट बीम था वो रिफ्लेक्टेड की जगह चले जाएगा। मतलब जो इंसिडेंट बीम था, रिफ्लेक्टेड वाला बीम जो सीधा जा रहा था मिरर M2 तक, वो 90 डिग्री घूम जाएगा। और इसके साथ साथ जो रिफ्लेक्टेड बीम था वो भी 90 डिग्री घूम जाएगा। डायग्राम में से देखते हैं जरा, ये हमारा डायग्राम है ना, इसको अगर आप 90 डिग्री पे घुमा दो, इस डायरेक्शन में घुमा दो 90 डिग्री से, तो क्या होगा कि ये वाला बीम परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ अर्थ चला जाएगा। ये वाला जो बीम है अभी मोशन ऑफ अर्थ के अलॉन्ग है ना, इट विल गो परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ अर्थ। और ये वाला जो बीम है इट विल गो अलॉन्ग द मोशन ऑफ अर्थ। तो इन दोनों बीम्स की डायरेक्शन चेंज होने से ना, जो पाथ डिफरेंस डेल्टा भी हमने कैलकुलेट किया उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो डेल्टा का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, कैलकुलेशन करी जा सकती हैं, बट अभी हमने सिमिलरली करके यहाँ पे लिखना है कि जो नया पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। उसके बारे में हम पहले लिख लेते हैं। फिर इन दोनों पाथ डिफरेंसेस के कारण देयर विल बी द शिफ्ट इन द फ्रिंजेस। अब शिफ्ट को थोड़ा सुनेंगे। क्या होता है, जैसे आपने YDSC पढ़ा, YDSC में आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पर एक सोर्स होता है और फिर यहाँ दूसरा सोर्स होता है लाइट का, S1 और S2। यहाँ पे स्क्रीन होती है हमारे पास। तो अगर किसी पॉइंट P की बात करें ना, तो उस पॉइंट P तक एक वेव ये पहुंची, यहाँ से सोर्स 1 से दूसरी वेव पहुंची सोर्स 2 से। हमारे पास भी टेलीस्कोप में यहाँ पे दो वेव्स पहुंच रही हैं, 1 और 2। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है या पाथ डिफरेंस होता है, वही डिसाइड करता है कि यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा। अब मान लो यहाँ पर मैक्सिमा है, ऑलरेडी हम ऐसे मान के चलते हैं। मैं फ्रिंज शिफ्ट के बारे में बता रहा हूँ कि फ्रिंज शिफ्ट क्या होती है। मान लो यहाँ पे ऑलरेडी मैक्सिमा है, मतलब ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, और वो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न वहां पे बना हुआ है। अब अगर आप किसी भी तरीके से यहाँ पर पाथ डिफरेंस चेंज करोगे, इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस है, पहले देख लो पाथ डिफरेंस क्या होता है। यहाँ से अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर फेंक दें तो फिर ये डिस्टेंस और जितना मैं अभी यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ये दोनों बराबर हैं। तो अगर आप यहाँ से यहाँ ले लोगे एक वैल्यू और एक यहाँ से यहाँ तक वैल्यू ले लोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आंसर आएगा कि दोनों लेंथ्स बराबर हैं। लेकिन फ्रॉम S1 टू P एंड S2 टू P दिस इज एक्स्ट्रा पाथ, इसको हम डेल्टा बोल रहे हैं। दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल्ड बाय द वेव S2P। इस S2 वेव ने ये वाला पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है एज कंपेयर टू ये वाली वेव। तो इसी चीज को पाथ डिफरेंस बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो जितना इंट्रोड्यूस हुआ था उस हिसाब से यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई हमारे पास मैक्सिमा बन रहा है। अब अगर आप कुछ भी चेंज करोगे उससे पाथ डिफरेंस चेंज होगा। पाथ डिफरेंस के चेंज होने से यहाँ पर पैटर्न भी चेंज होगा। जो आपको स्क्रीन पे पूरा पैटर्न नजर आ रहा है फ्रिंजेस का, वो सारा चेंज होता है। तो फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाती हैं। जैसे मान लो ये मैक्सिमा है, मान लो ये थर्ड फ्रिंज है, थर्ड मैक्सिमा मान लेते हैं इसको, थर्ड ब्राइट। जैसे ही आप यहाँ कुछ चेंजेस करोगे, ये थर्ड ब्राइट की जगह हो सकता है फोर्थ ब्राइट आ जाए, हो सकता है थर्ड ब्राइट आ जाए, सिक्स्थ आ जाए, फिफ्थ आ जाए, सेकंड आ जाए, कुछ भी हो सकता है डार्क फ्रिंज आ जाए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कुछ चेंजेस करने से क्या हो सकते हैं वो चेंजेस, वो भी बात कर लेते हैं। देखो आप ओवरऑल फिजिक्स को लेके समझा करो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं। जो आपने पहले भी पढ़ा है उनसे भी चीज़ें रिलेट करनी है, जो आप आगे भी पढ़ोगे इनको भी याद रखना, आगे रिलेट करना होता है हमें। तो क्या चेंज कर सकते हैं, देखो हम लाइट की वेवलेंथ चेंज कर सकते हैं। लाइट की वेवलेंथ को चेंज करने से यहाँ पर फ्रिंजेस चेंज हो जाती हैं। हम यहाँ पर एक ग्लास स्लैब डाल सकते हैं। तो जब ये आप एक्स्ट्रा ग्लास स्लैब डाल दोगे थिकनेस T वाली, ये एक न्यूमेरिकल भी होता है +2 क्लास में, इससे फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाती है क्योंकि इसके अंदर लाइट थोड़ी सी स्लो हो जाती है। उसके थोड़े से स्लो होने के कारण ये वाली नीचे वाली वेव थोड़ा और एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल कर लेती है, क्योंकि ये जितने टाइम में यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करती है, ये वाली वेव आगे निकल जाती है उतने टाइम में, थोड़ा एक्स्ट्रा पाथ कवर कर लेती है, तो थोड़ा एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाता है। उस वजह से फ्रिंजेस शिफ्ट होती हैं। अब माइकलसन और मॉर्ले ने भी यही किया। उन्होंने सोचा कि भाई अगर लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए तो फिर C की V के साथ प्रॉपर रिलेशन होगी। उस हिसाब से ही C+V C-V लिया हमने और वो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली √c² - v²। और अगर ये सब चीज़ें हैं, मीडियम में से ट्रैवल कर रही है, तो फिर अगर हम ऑपरेटर्स को घुमा दें, मतलब बीम जो हैं उनकी डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ अर्थ की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कर दें। अभी है एक बीम की परपेंडिकुलर ही है, आप देखिए दोबारा से देखिए, ये हमारे पास जो डायग्राम है इसमें ये वाला जो बीम था जो मिरर M1 पे जा रहा था वो परपेंडिकुलरली था V के,
ये v है ना इस सेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर ही था ये वाला बीम। अगर हम इसको फिर 90 से घुमा देंगे तो जो पहले परपेंडिकुलर था अब अलोंग द वेलोसिटी हो गया, और जो पहले अलोंग था अब वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो गया, उसका भी इफेक्ट आएगा। तो उसके कारण जो नया पार्ट डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, लेट अस राइट, लेट अस गो टू द नेक्स्ट शीट एंड ठीक है, ओके। नाउ टू फाइंड द शिफ्ट इन द फ्रिंजेस, shift in the fringes due to motion of earth, the apparatus was rotated by 90 डिग्री। उससे क्या हो गया, द टू पार्शियल बीम्स इंटरचेंज देयर पोजीशंस, द टू पार्शियल बीम्स इंटरचेंज्ड देयर पोजीशंस। OM1 becomes parallel to V vector and OM2 becomes perpendicular to V vector। वो थोड़ा चेंज हो गया ना, तो उस वजह से जो नया वाला पाथ डिफरेंस आया, दैट पाथ डिफरेंस, ठीक है, दैट पाथ डिफरेंस बिकेम, वो भी लिख देते हैं, उसके बारे में डिटेल में लिख देते हैं क्या हुआ, उससे क्या होगा, लेट अस राइट, ठीक है। ठीक है, तो एज, ये बड़ा वाला पेन आ गया, सॉरी, एज द ट्रांजिट टाइम, ट्रांजिट टाइम वही है जो बीम को लग रहा है, ऑफ रिफ्रैक्टेड बीम, जो हमने T2 कैलकुलेट किया ना, रिफ्रैक्टेड बीम T2 was greater than the transit time, यहाँ was लिख देते हैं, पहले था पूरा लिख देते हैं, was greater than the transit time of reflected beam, reflected ऊपर गया था, परपेंडिकुलर टू अर्थ था ये, ठीक है, उसका टाइम T1 था, तो ये उससे बड़ा था। अब क्या हो गया, अब 90 डिग्री घुमा दिया आप, ठीक है, तो उस कारण से क्या हुआ कि नाउ आफ्टर रोटेशन, बाकी सब वैल्यूज वही रहेंगी, एवरीथिंग विल बी सेम, बट नाउ आफ्टर रोटेशन T1 विल बी ग्रेटर देन T2, ठीक है। तो देयरफॉर फिर जब आप T2 माइनस T1 करेंगे तो जो अभी आपने कैलकुलेट किया वो नेगेटिव आ जाएगा, पहले आपने पॉजिटिव किया, अब वो हो जाएगा माइनस DV स्क्वायर बाई C क्यूब, और ऐसे डेल्टा जो आपने कैलकुलेट किया, अब नया वाला डेल्टा डैश है वो माइनस ऑफ पुराने वाला जो अभी आपने डेल्टा कैलकुलेट किया था, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो, वो बन जाएगा माइनस DV स्क्वायर बाय C स्क्वायर। अभी हमने थोड़ी देर पहले डेल्टा कैलकुलेट किया विच वाज DV स्क्वायर बाय C स्क्वायर, तो ये इन दोनों टाइम्स के बीच में डिफरेंस था, उसी वजह से आ रहा था ना ये वाला पार्ट डिफरेंस। अब अगर आपने रोटेट कर दिया, बीम्स ने अपनी लोकेशन इंटरचेंज कर ली, तो अब टाइम वो वाला बड़ा हो जाएगा दूसरे वाला, तो उनको सब्ट्रैक्ट करके नेगेटिव आंसर आएगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि देयर विल बी द शिफ्ट इन द फ्रिंजेस। अब वो फ्रिंज शिफ्ट हमें कैलकुलेट करना है, ओके। तो हेंस द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, देयरफॉर द डिफरेंस between delta and delta dash will introduce some fringe shift, fringes shift होंगी। ये फ्रिंज शिफ्ट मैंने जो अभी आपको बताया कि मान लो किसी लोकेशन पर टेलीस्कोप से जब आप देख रहे हो कोई ब्राइट फ्रिंज है, 5वीं 6ठी ब्राइट फ्रिंज आपको नजर आ रही है, सर्कुलर फ्रिंजेस होती हैं यहाँ पे इस तरह की, सेंटर वाली ब्राइट होती है,
फिर एक फ्रिंज नजर आती है, फिर एक फ्रिंज नजर आती है, फिर एक फ्रिंज नजर आती है, ये डार्क हो गया, ये ब्राइट हो गया, ऐसे सर्कुलर फ्रिंजेस होती हैं। तो जैसे इसको हम सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं, ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट, ये थर्ड ब्राइट, ये सेंट्रल, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तो जब आपने वो ऑपरेटर्स रोटेट किया तो क्या होगा, फ्रिंजेस का पैटर्न यहाँ से चेंज होगा, मूव करेंगे, फ्रिंजेस चलना शुरू हो जाती हैं। तो इस जगह पर कोई और फ्रिंज आ जाती है, तो वो जो फ्रिंज शिफ्ट है उसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो दिस डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड डेल्टा डैश विल इंट्रोड्यूस द फ्रिंज शिफ्ट, ठीक है। अब वो डिफरेंस है हमारे पास डेल्टा एक्स, उसको डेल्टा एक्स मान लेते हैं। एक मिनट, मैंने ना राइटिंग नहीं अच्छी आ रही आज मेरी, ठीक है। तो जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा एक्स। उस डेल्टा एक्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपल है, डेल्टा माइनस डेल्टा डैश करेंगे। डेल्टा भी आपके पास है, डेल्टा डैश भी है, डी वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर माइनस डी वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। दिस इज द पाथ डिफरेंस इन द पाथ डिफरेंसेस, इसको समझें। और ये बन जाएगा 2dv स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। ये है कि जब ऑपरेटर्स ऐसे पड़ा था और फिर जब आपने 90 डिग्री से घुमा दिया, उस वजह से जो डिफरेंस आ रहा है ऑप्टिकल पाथ्स में, ये वो डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से, ये भी एक तरह का डिस्टेंस ही है ना, इसकी वजह से फ्रिंजेस शिफ्ट होने वाली हैं। तो कैसे फ्रिंज शिफ्ट हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फ्रिंजेस के साथ। तो लेट अस राइट ऑन द नेक्स्ट शीट। तो नाउ यूजिंग डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है बेसिक। हियर एन इज नंबर ऑफ फ्रिंजेस which will shift due to delta x. This is condition for constructive interference. मतलब अगर आपके पास कोई दो बीम्स हैं, उन दोनों बीम्स में अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है और वो डेल्टा एक्स n टाइम्स, n इज इंटीजर, n टाइम्स वेवलेंथ ऑफ लाइट आ जाए, ठीक है, तो वहां पर हमें ब्राइट फ्रिंज नजर आती है। तो अब क्या कर रहे हैं कि टेलीस्कोप से जो पैटर्न देख रहे हैं फ्रिंजेस का, वहां पर हम एक ब्राइट फ्रिंज पे फोकस कर रहे हैं। जैसे ये हमारे पास फ्रिंज पैटर्न है, वहां पे हम एक ब्राइट फ्रिंज को देख रहे हैं, चाहे हम सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज को ही देख रहे हैं। और जैसे जैसे ऑपरेटर्स को घुमाया जा रहा है बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ऐसे इसको घुमाने से धीरे धीरे घुमाया जा रहा है इसको, यहाँ पर गिन रहे हैं कि कितनी फ्रिंजेस नई निकल के आ रही हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम एमएससी क्लास में करते हैं, माइकलसन मॉर्ले नहीं, फेब्री पैरेट। जब आप एमएससी फिजिक्स करोगे वहाँ फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर पढ़ाया जाता है, एक्सपेरिमेंट होता है इसका। तो हम वहाँ पर ये फ्रिंजेस बना के देखते हैं और पाथ डिफरेंस को धीरे धीरे चेंज करने से यहाँ फ्रिंजेस हमें मूव करती हुई नजर आती हैं। जैसे यहाँ पे अभी ब्राइट फ्रिंज नजर आ रही है ना, तो जब आप यहाँ से ऑपरेटर्स को इस साइड पे घुमाना शुरू करोगे ना, तो इस ब्राइट की जगह डार्क बन जाएगी। डार्क मतलब वहां से इवॉल्व होती है, फिर अगली ब्राइट इवॉल्व होती है, फिर अगली डार्क इवॉल्व होती है। जैसे पानी के ऊपर आप एक पत्थर फेंकते हो, वहां से रिपल्स जनरेट होते हैं, सेम वैसे ही हमारे पास लाइट के फ्रिंजेस जो हैं वहां पर जनरेट होती हैं। बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल होता है ये वाला एक्सपेरिमेंट। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये कंडीशन है। और यहाँ पर जैसे जैसे हम घुमाएंगे फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी, तो वो n हमें कैलकुलेट करना है कि भाई कितना नंबर शिफ्ट हुआ। तो उस n को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर n इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय लैम्डा करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। ओके, अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया 2dv स्क्वेयर बाय लैम्डा टाइम सी स्क्वेयर। ये लैम्डा का फैक्टर आ गया नीचे। अब बच्चों इस एक्सपेरिमेंट में जो माइकलसन और मॉर्ले ने एक्सपेरिमेंट किया था 1887 में, उस टाइम पर जो लाइट यूज करी गई थी दैट वाज सोडियम लाइट। तो फॉर सोडियम लाइट ज्यादा यूज करी जाती है इंटरफेरेंस में। सोडियम लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है, सिंगल वेवलेंथ होती है इसकी, और इसका फ्रिंज पैटर्न बहुत बढ़िया सस्टेन्ड पैटर्न बनता है। तो सोडियम लाइट के लिए लैम्डा है 5890 एंगस्ट्रॉम, ये था, ठीक है। और सी जो है दैट इज 3 × 10⁸, ये वैल्यूज पुट करेंगे। v अर्थ की स्पीड है अप्रोक्सीमेटली, यहां बता देते हैं 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। और ये जो d है ना, ये d इज एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन द ग्लास प्लेट एंड मिरर। यू कैन सी द डायग्राम, यहाँ पे मिरर था हमारा m1, यहाँ ग्लास प्लेट थी। ये जो डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस वाज d, और इस साइड पर भी डिस्टेंस d था, यहाँ मिरर m2 है, ठीक है।
तो वो डी जो यूज़ किया था उन दोनों ने, वो लिख रहा हूँ मैं 11 मीटर। ये उनके रिसर्च पेपर पढ़ के हमें पता चलता है कि ये वैल्यूज थी। अब तो बुक में लिखी हुई हैं, बट पहले जब लोग बुक्स लिखते थे तो रिसर्च पेपर से लिखते थे कि कैसे कैसे ये काम किया था। तो d इज इक्वल टू 11 मीटर था यहाँ पे। जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे ना तो n की वैल्यू आ जाएगी सब कुछ पुट करके 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा 5890 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 मीटर c स्क्वायर। ये आप पुट करके सॉल्व करेंगे, 0.37 का फैक्टर आएगा आपके पास। ठीक है, दिस इज द फ्रिंज शिफ्ट। इतनी सी फ्रिंज शिफ्ट होनी चाहिए, 0.37, 37% जो फ्रिंज है ना वो शिफ्ट होनी चाहिए जब हम उसको 90 डिग्री पे घुमा रहे हैं। लेकिन जब ऑब्जर्व किया इसको घुमाते हुए फ्रिंज पैटर्न को, कोई शिफ्ट नहीं नजर आई, कुछ भी वहां शिफ्ट नहीं हुआ। मतलब जितनी ये थ्योरी पड़ी है सारी की सारी, वो सारी काम नहीं कर रही, फ्रिंज शिफ्ट नहीं ऑब्जर्व करी। और वो जो इंटरफेरोमीटर था ये भी नहीं था कि वो कम सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंटरफेरोमीटर था फेवरी पैरेट। मतलब वो 0.01 के फैक्टर से भी अगर फ्रिंज में शिफ्ट हो वो भी मेजर कर सकता था। ठीक है, इतना कम डिफरेंस फ्रिंजेस में वो मेजर कर सकता था, मतलब सेंसिटिव इंटरफेरोमीटर था। फिर भी वहां पे फ्रिंजेस में शिफ्ट जो था वो नहीं ऑब्जर्व हुआ। इवन जो ऑब्जर्वेशन थी वो दिन के टाइम, रात के टाइम, और इवन ड्यूरिंग ऑल द सीजन्स ऑफ ईयर ये ऑब्जर्वेशंस ली गई कि भाई वहां पर शायद फ्रिंज शिफ्ट आएगा, बट फ्रिंज शिफ्ट नहीं ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, तो इससे फिर प्रूफ हो गया कि जो ईथर है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बट इसकी भी लोगों ने एक्सप्लेनेशन दे दी कि हो सकता है ईथर जो है वो अर्थ के साथ साथ ही ड्रैग कर रहा है। अब वो चीज़ें लिखते हैं कि वो कैसे है। तो पहले ये लिख लेते हैं नोट्स में कि ये जो फ्रिंज शिफ्ट है ये ऑब्जर्व नहीं हुई। ठीक है, therefore if the velocity of earth and velocity of light with respect to ether are v and c, ठीक है, तो if v and c are velocities of earth and light with respect to ether, and this shift of 0.37 or 37% should be observed in the pattern, fringe pattern। ठीक है, but it was not observed experimentally। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व नहीं किया गया। द ऑब्जर्वेशंस वर टेकन डे एंड नाइट ड्यूरिंग ऑल द सीजन्स, but no result as expected were observed। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नल रिजल्ट कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता। फिर इसकी एक्सप्लेनेशंस भी हैं हमारे पास। लेट अस राइट, फटाफट लिख लेते हैं पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस ऑफ नल रिजल्ट। ये जब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में तो ये वाला पॉइंट स्पेशली मेंशन्ड होता है साथ में कि जो नल रिजल्ट आया था माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट का, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन उस टाइम लोगों ने दी। तो पहली एक्सप्लेनेशन थी ईथर ड्रैग, कि अर्थ के साथ साथ ईथर ड्रैग हो रहा है, साथ साथ ही चलता जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में फिर क्या होगा, अगर ये हमारी अर्थ है, अर्थ ऐसे घूम रही है, अर्थ इज गोइंग विद वेलोसिटी v अराउंड द सन लाइक दिस, और जो ईथर उसके अराउंड है एक मीडियम, और हम पहले बोल रहे थे कि ये अर्थ की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईथर है, और ईथर जो है वो रेस्ट पे है और वो एक इनर्शियल फ्रेम है, उसी के
अंदर से अर्थ भी मूव कर रही है और उसी के अंदर से लाइट भी मूव कर रही है। ईथर, तभी तो हमने सारा एनालिसिस किया, ये हमारी कहानी थी। लेकिन अगर ईथर इस अर्थ के साथ साथ ही ड्रैग हो रहा है, उसके साथ चिपका पड़ा और साथ साथ ही चल रहा है, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अर्थ विल वी वेक्टर पूरा लिखते हैं, तो फिर वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू ईथर, अगर ईथर भी साथ साथ ही चल रहा है सेम स्पीड से, तो वो जीरो हो जाएगी, v विल बी जीरो। अगर v ही जीरो हो गया तो n का वैल्यू में तो v आ रहा है ना, अब देखो ये था ना 2d v स्क्वायर बाय लैम्डा c स्क्वायर v था ना ऊपर, तो v जीरो पुट कर दो, n जीरो आ गया, मतलब फ्रिंज शिफ्ट नहीं आएगी। तो एक ये एक्सप्लेनेशन थी कि भाई ईथर साथ साथ ड्रैग कर रहा है, बट ये तभी ट्रू है अगर 100% ईथर सारा का सारा ड्रैग कर रहा है, बट उसकी प्रॉपर्टीज तो ऐसी हैं कि भाई उसकी डेंसिटी जीरो है, परफेक्ट इलास्टिसिटी है। परफेक्ट इलास्टिसिटी का मतलब है कि उसमें आप कंप्रेशन या उस मीडियम में कंप्रेशन नहीं कर सकते, उसकी डेंसिटी चेंज कर सकते, उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं फिर ईथर ड्रैग जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है, ठीक है। बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल as there must be 100% ether drag for this to happen, ठीक है। 100% ether drag होना चाहिए, बट एज सीधा लिख दिया शॉर्ट में, बट the properties of ether not justify this explanation। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्लेनेशन लोगों ने दी थी, बट इसको सही नहीं माना गया। फिर जो सेकंड एक्सप्लेनेशन थी उसके बारे में भी बात करते हैं। सेकंड था कॉन्ट्रैक्शन। अब ये आपने अभी पढ़ा नहीं हुआ, ये स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी हम पढ़ेंगे, उसमें आप समझोगे इस चीज़ को, बट जितना भी आपको समझ आ जाए ठीक है। तो ये है, इसका नाम है लॉरेंट्ज फिट्जगेराल्ड, यहाँ आर है कॉन्ट्रैक्शन। ये नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन थी इसकी। अब ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, इसको हम स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ेंगे डिटेल में। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है कि अगर कोई रोड, उसकी लेंथ L नॉट है, इनिशियल लेंथ, ये वेलोसिटी v से मूव कर रही है और ये v कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, जैसे अर्थ की स्पीड भी ज़्यादा छोटी नहीं है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट कह सकते हैं। अगर ऐसा है ना, तो उसकी लेंथ हमें छोटी अपीयर होती है। जो एक्चुअल लेंथ है, मान लो 2 मीटर की है ये, तो इसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा कि ये 2 मीटर के कितनी छोटी हमें नज़र आएगी। हो सकता है 1.9 मीटर की लगे, 1.8 मीटर की लगे, जितनी ज़्यादा फास्ट भागेगी ना उतनी छोटी लगती है हमें ये लेंथ, ये ट्यूब, इसकी लेंथ। इसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और नेक्स्ट सेमेस्टर में जब स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। कितनी छोटी हो जाती है लेंथ? जो नए वाली लेंथ है वो हो जाती है ओरिजिनल लेंथ टाइम्स 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये वाला फैक्टर स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस हम पढ़ेंगे, अभी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी है ना। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस आर एप्लीकेबल व्हेन v इज लेस देन c, बट व्हेन v इज कंपेरेबल टू c देन वी यूज लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस। तो उनको ही यूज करके ये फॉर्मूला आया वहाँ पे। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर। इस फैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। आप देखिए ये फैक्टर 1 से छोटा है। अगर यहाँ मान लो 2 मीटर है, 2 मीटर को 1 से छोटे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आंसर 2 मीटर से छोटा आएगा आपके पास। तो ये ऑब्जर्व लेंथ होती है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ये रोड मूव कर रही है, जो आपने ऑब्जर्व किया वही आपके लिए सच है ना। ऐसे ही होता है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं वही हमारे लिए सच्चाई है। तो लेंथ अपीयर्स टू बी स्मॉल। ओके, तो इसके कारण क्या होगा, अगर हम ये चीज़ कंसिडर करेंगे तो इससे कारण कह रहा है कि वो जो डिस्टेंस है ना मिरर M2 का फ्रॉम द ग्लास प्लेट, यहाँ पे ग्लास प्लेट थी हमारी, यहाँ पे M2 मिरर था, ये डिस्टेंस D था ना, बट कह रहा है इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये डिस्टेंस एक्चुअली D नहीं है जो लाइट ट्रेवल कर रही है, वो डिस्टेंस है D इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर।
ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये है वो डिस्टेंस लाइट के लिए, ठीक है। तो फिर जो हमारा फॉर्मूला है वो कैसे देखिए मॉडिफाई होगा। हमारे पास जो T2 टाइम था वो हमने कैलकुलेट किया था ओरिजिनल वाला, पुराने वाला जो हमने T2 कैलकुलेट किया था, दैट वाज 2D/c इंटू 1 प्लस v²/c²। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। लेकिन अब वो कह रहा है कि ये नहीं रहेगा, वहां चेंज आ जाएगा और वो हो जाएगा, अब T2 ही लिख लेते हैं उसको, इट विल चेंज टू 2D√, ये d की जगह ये फैक्टर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये बन जाएगा 2D/c और आप देखिए ये बन जाएगा 1 माइनस v²/c² की पावर हाफ है ना, बाइनोमियल लगा देते हैं, हाफ अंदर ले आए, और एक ये फैक्टर है 1 प्लस v²/c²। ये बाइनोमियल समझ आई ना, ये पावर हाफ थी, यहाँ पे मैं पहले अंदर ला के ऐसे लिख लिया उसको। अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट शीट पे, देखिए T2 क्या बनेगा, दूसरे वाले बीम का टाइम, ये बन जाएगा 2D/c और आप उसको कैलकुलेट करेंगे ना, 1 माइनस v²/2c² इंटू 1 प्लस v²/c², इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 आ गया, प्लस v²/c² आ गया, माइनस v²/2c² आ गया, और माइनस v की पावर 4/2c4 आ गया। इसको निगलेक्ट कर देंगे, हाँ बाद में क्लास। इस फैक्टर को यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है, v की पावर 4 हो गई, c की पावर 4 होगी, v पहले c से काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, यू कैन सी इट विल बी 2D/c, 1 प्लस हो जाएगा v²/2c²। अब ये किसके बराबर है, ये T1 ही है। आप T1 टाइम की भी देखिए, लेट मी शो यू, हाँ जी ये था T1 टाइम। तो जो भी हमने कैलकुलेट किया T2 वो T1 के बराबर आ गया अगर ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास T2 इज इक्वल टू T1 आ गया, इसका मतलब है देयर इज नो टाइम डिफरेंस एंड देयर इज नो पाथ डिफरेंस, तो फ्रिंज शिफ्ट नहीं होगा। तो अभी जैसे ये टाइम T2 T1 दोनों आपस में इक्वल आ गए ना, तो टाइम डिफरेंस जो था T2 माइनस T1 वो 0 आ जाएगा, वहाँ से फिर डेल्टा जो हमने निकाला था वो भी 0 आ जाएगा, पाथ डिफरेंस अगर वो 0 आ जाएगा तो फ्रिंज शिफ्ट जो n था नंबर ऑफ फ्रिंज वो भी 0 आ जाएगा, है ना। तो दिस वाज वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, बट दिस वाज आल्सो रिजेक्टेड ड्यू टू सम टेक्निकल कमेंट्स कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज़ हाइपोथेटिकल इन नेचर, तो लोगों ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया था। फिर वहाँ से यही कंक्लूजन निकला कि जो ईथर है वो एग्जिस्ट नहीं करता और लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, ये चीज़ वहाँ से निकली थी। और आइंस्टाइन ने फिर उसके बाद स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी, और उस थियरी का पहला पोस्टुलेट यही था कि जो लाइट है उसकी जो स्पीड होती है, दूसरा पोस्टुलेट था कि जो लाइट की स्पीड होती है c, जिसको हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलते हैं वैक्यूम में से, दैट इज कांस्टेंट फ्रॉम ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, दैट रिमेन सेम, ठीक है। उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, पहले मैं कंक्लूजन्स लिख दूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूँ कि दिस एक्सप्लेनेशन वाज आल्सो रिजेक्टेड, due to hypothetical nature of the statement that the length contracted by some factor gets contracted by this factor due to motion of earth. So this was also rejected, ठीक है। And now we have some conclusions, two conclusions based upon
दिस एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट कंक्लूजन था इसका कि द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट शोड दैट द मोशन ऑफ ईथर थ्रू अर्थ वाज अनडिटेक्टेबल। द मोशन ऑफ अर्थ थ्रू ईथर was undetectable. Therefore, concept of ether as an inertial frame for the propagation of light was rejected। तो ये चीज रिजेक्ट कर दी गई थी। सेकंड कंक्लूजन लिख लेते हैं। सेकंड कंक्लूजन था कि भाई द स्पीड ऑफ लाइट was not affected by motion of earth। अगर हमारी अर्थ इस डायरेक्शन में जा रही है, लाइट बीम सी के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम सी प्लस वी लिख रहे थे। और अगर लाइट बीम ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है सी डायरेक्शन के साथ, ये मैंने फिर सी प्लस वी लिख दिया, सी माइनस वी है। अगर हमारी अर्थ इस डायरेक्शन में जा रही है, दोबारा से बताता हूँ, अगर अर्थ इस डायरेक्शन से वी वेलोसिटी में जा रही है, लाइट सी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो वेलोसिटी थी लाइट की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सी माइनस वी। और अगर लाइट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है विद वेलोसिटी सी, तो जो नेट वेलोसिटी थी एज मेजर फ्रॉम अर्थ दैट वाज सी प्लस वी। ये हमने लिया था, है ना। बट एक्चुअली जो सी है वो वी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तभी तो ये हमारे पास एन जो है वो ऑब्जर्व नहीं हुआ, फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं हुई। तो इसलिए लिखा है कि स्पीड ऑफ लाइट वाज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ अर्थ। तो हेंस इट इज कॉल्ड, हेंस इट वाज accepted that the light remains constant, the speed of light remains same from all the inertial frames of reference। अर्थ हमारी inertial frame है from all the inertial frames, ठीक है। This is called principle of constancy of light, principle of constancy of speed of light, constancy of speed of light, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल था इसी को आइंस्टाइन ने अपना पोस्टुलेट बना लिया कि भाई जो लाइट की स्पीड है दैट रिमेन्स सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको थोड़ा समझ लेते हैं और डिटेल में, फिर जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे वहाँ आपके काम आएगा। देखिए, ठीक है, आपको पता है कि लाइट फोटॉन से बनी होती है, तो ये दो फोटॉन्स मान लेते हैं, इसकी भी वेलोसिटी सी, इसकी भी वेलोसिटी सी। अगर इस फोटॉन को पूछो इसकी कितनी वेलोसिटी है तो वो सी बताएगा, और इसको भी पूछो कितनी है तो ये सी बताएगा। इसमें सी माइनस सी भी सी होता है। किसी भी फ्रेम से मेजर करो, वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। अगर एक फोटॉन सामने से भी आ जाए तो ये वाला फोटॉन 1 इस फोटॉन 2 की वेलोसिटी सी प्लस सी नहीं बताएगा, वो भी सी ही बताएगा। तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है दैट रिमेन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। जबकि बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास साउंड वेव है, वो वी वेलोसिटी से चल रही है, और इधर से एक और साउंड वेव आ रही है या कोई ऑब्जर्वर आ रहा है, एक कार आ रही है, वो कार खुद यू वेलोसिटी से चल रही है, तो इस कार का ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऑफ साउंड को बताएगा v प्लस यू, दोनों वेलोसिटीज आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये हमने डॉपलर इफेक्ट में भी ये चीज़ पढ़ी हुई है। लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं होता, लाइट के साथ डॉपलर इफेक्ट होता है बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइट की स्पीड जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। एक्चुअली लाइट के केस में हम ये सिंपल वेलोसिटी एडिशन के लॉज अप्लाई नहीं कर सकते, रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन हमें यूज़ करना पड़ेगा, और वो हम ड्राइव करेंगे इन द सब्जेक्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक एडिशन
ऑफ वेलोसिटीज़ फोटॉन्स के लिए, या अगर ऑब्जेक्ट्स बहुत हाई स्पीड पे चल रहे हैं, अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, तो आप ये वाली इक्वेशंस जो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में या इस सब्जेक्ट में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ड्राइव करेंगे, आप वो इक्वेशंस यूज़ करके रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। डायरेक्टली ऐसे नहीं फाइंड कर सकते जैसे हम आम केसेस में करते हैं, जब ये दोनों स्पीड्स बहुत स्मॉल होती है ना स्पीड ऑफ लाइट से, तब हम ये यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ entirely different physics, special theory of relativity मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। ये मॉडर्न फिजिक्स जो है ये क्लासिकल फिजिक्स के बाद आई थी इन द 19th सेंचुरी, इवन 20th सेंचुरी में आई थी, जब 1902 के बाद आइंस्टाइन ने काम किया, फिर क्वांटम मैकेनिक्स आ गई। ये सब जितने भी फिजिक्स के सब्जेक्ट्स हैं सारे मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, ठीक है, वो हम करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे हमारा माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट फिनिश होता है, और हमने इस एक्सपेरिमेंट में ईथर की नॉन एग्जिस्टेंस को देखा कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता, लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू।